नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारी खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं टॉप 3 हेडलाइंस। और नेशन टू नेशन में सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत अब अंतिम चरण में है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा को लेकर भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। बताएंगे आपको समझौतों की शर्तों से जुड़ी हुई पूरी खबर। इसके अलावा बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की नई शर्त से पाकिस्तान परेशान हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे प्रमुख मुस्लिम देशों पर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने और इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए कड़ा कूटनीतिक दबाव बनाया है, जिसके कारण पाकिस्तान को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष की ताजा रिपोर्ट की, जिसके अनुसार इजरायली वायुसेना और तोपखाने ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ब्यूफोर्ड कैसल के पास भीषण गोलाबारी की है। इस खबर पर भी हमारी नजर होगी। तो इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और शुरुआत अमेरिका से। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान की ये जो खबर है, ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के बहुत करीब है, लेकिन साथ में उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत विफल होती है तो सैन्य विकल्प हमेशा खुला रहेगा। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने सहमति दी है कि वो ना तो परमाणु हथियार विकसित करेगा और ना ही हासिल करेगा। इधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने स्पष्ट किया है कि यदि आवश्यक हुआ तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार है। सिंगापुर में आयोजित एक रक्षा सम्मेलन के दौरान बोलते हुए पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर युद्ध फिर से शुरू करने में पूरी तरह से सक्षम है और देश के सैन्य भंडार इसके लिए पर्याप्त है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह परमाणु समझौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। हालांकि शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद भी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। दूसरी ओर तेहरान ने किसी भी अंतिम समझौते पर पहुंचने की बात से साफ इनकार किया है। ईरानी प्रशासन का कहना है कि फिलहाल किसी अंतिम सहमति की घोषणा जल्दबाजी होगी। ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब प्रशासन लंबे समय तक ईरान के साथ स्थायी समझौता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है, जबकि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है। और आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिका ईरान समझौते को लेकर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। In the middle of negotiations, the closer they come to that reality, both now and into the future, the closer we're going to get to that kind of a deal. And we think we're in a good place to make that deal, or they can deal with the War Department. And we are prepared. We're postured even stronger today than we were on day one to address it that way if we have to, but he'd prefer not to. So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with our president who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does.
अब अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता है, उस समझौते पर कहीं सहमति है तो कहीं टकराव है। आपको समझाते हैं जरा किन मुद्दों पर सहमति और किन मुद्दों पर टकराव है। हॉर्मुज़ चरणबद्ध तरीके से खुलेगा, इस पर तो सहमति है, लेकिन वो जल्दी खोला जाए, इस पर टकराव है। हॉर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटेंगी, इस पर सहमति है, लेकिन कोशिश ऐसी है कि ईरान कह रहा है कि उस पर से प्रतिबंध भी हटाए जाए। अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी तो यहां पर टकराव इस बात पर है कि नाकेबंदी 30 दिन में हटाई जाए। ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में राहत यहां पर मिलने की बात, और यूएस बड़े स्तर पर प्रतिबंध हटाने के पक्ष में नहीं है। ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये पूरा समझौता है वो यहां पर एक तरीके से सहमति और टकराव के बीच में यहां पर उलझा हुआ है। तो ये समझना होगा कि ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी जाए, ये उनकी मांग है। तो एक तरफ से जो टकराव की बात है, जो अमेरिका है वो बड़े स्तर पर प्रतिबंध हटाने के पक्ष में नहीं है। तो तमाम सारे ऐसे कुछ मुद्दे हैं, वो मुद्दे लगातार बने हुए हैं। और साथ ही अब आपको बताते हैं कि आगे किस स्तर पर बातचीत होगी। देखिए, इन मुद्दों पर जो दूसरे चरण में बातचीत होगी उसमें ईरानी यूरेनियम जो है वो तीसरे देश में ले जाया जाएगा। साथ ही ईरान को परमाणु कार्यक्रम रोकना पड़ेगा, यह अमेरिका की सबसे खास और बड़ी मांग है। और IAEA की निगरानी में परमाणु ठिकाने रहेंगे, यह कहना है अमेरिका का कि वो ईरान के जो परमाणु ठिकाने वो इनकी निगरानी में हो। चीन या रूस की मध्यस्थता का प्रस्ताव उसमें एक तरीके से ईरान ने रखा है, लेकिन अमेरिका इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। अमेरिका चाहता है कि रूस और चीन की भागीदारी और हस्तक्षेप इसमें ना हो। तो ये आने वाले समय में इस पर अब बातचीत होगी, और ये बातचीत किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये देखना यहां पर महत्वपूर्ण होगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका एक तरफ कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ सैन्य तैयारी का दबाव बनाकर ईरान को समझौते की शर्तों को मानने के लिए विवश कर रहा है। While the negotiation is still on, I believe that Iran has made it very clear that they are only concerned about a written agreement by the United States. All this rhetoric by the President of the United States does not buy any, things from Iran. Iran says we will not accept only those talk. We wanted to see action by the United States and also make sure that there is a written agreement. However, there is already a backdoor diplomacy is going on, and there are through and through the people going and to United States and Iran, the mediators, and they're showing that there is a progress on the framework they have agreed upon, and an extension of the truce for the 60 more days, that there should be no war. So if that is the deal, then I think they are a little closer, but still they are far away. तो अंतिम समझौते तक पहुंचने में अभी बहुत सी दूरी बाकी है, ये जानकार भी बता रहे हैं। और आपको बता दें कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रविवार को एक बयान में कहा कि उसने अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। ये जानकारी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने दी। रिपोर्ट के अनुसार ये ड्रोन कथित तौर पर ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में दाखिल हुआ था। IRGC ने कहा कि ड्रोन का तुरंत पता लगा लिया गया और उसे वायु रक्षा मिसाइल से गिरा दिया गया। इससे पहले मंगलवार को IRGC ने कहा था कि अगर अमेरिका युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का वैध और निश्चित अधिकार सुरक्षित है। IRGC ने दावा किया था कि उसकी वायु रक्षा इकाइयों ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने यह भी कहा कि उसने एक लड़ाकू विमान पर फायरिंग की जो कथित तौर पर ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान पर नए आत्मरक्षा संबंधी हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अनुसार सोमवार को अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं को निशाना बनाकर हमला किया। गुरुवार को भी अमेरिकी सेना ने रात के समय ईरान में नए हमले किए थे। कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों के अनुसार इन हमलों में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया, जिससे वॉशिंगटन ने अमेरिकी सैनिकों और क्षेत्र में चलने वाले व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा बताया था। और वहीं ईरान की संसद जल्द ही एक ऐसे विधेयक पर मतदान करने जा रही है जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के प्रबंधन को औपचारिक कानूनी रूप दे देगा। ईरान के वरिष्ठ सांसद अलाउद्दीन सलीमी का कहना है कि ईरान और ओमान को ही इस रणनीतिक जलमार्ग के प्रबंधन का पूरा अधिकार है और इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। ईरान के खत्म अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय ने दावा किया कि देश की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से जलडमरू मध्य का नियंत्रण संभाल रही हैं। बयान में कहा गया कि सभी वाणिज्यिक जहाजों और
तेल टैंकर्स को केवल ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों से गुजरना होगा, उन्हें IRGC नौसेना से अनुमति लेनी होगी। दूसरी ओर अमेरिकी नेतृत्व वाले जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी अभी भी लागू है। JMIC ने चेतावनी भी दी कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को अमेरिकी बलों द्वारा रोका, निष्क्रिय या फिर नष्ट किया जा सकता है। वहीं ईरानी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाकाबंदी हटाने के दावे के बावजूद ईरानी जहाजों को अभी भी क्षेत्र में प्रवेश संबंधी चेतावनियां मिल रही हैं। वहीं IRGC नौसेना ने बताया कि पिछले 24 घंटों में उसके समन्वय से 20 जहाज हॉर्मोज स्ट्रेट से गुजरे हैं। तो ये यहां पर समझने वाली बात है। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दक्षिणी लेबनान की। दक्षिणी लेबनान में भी भीषण जंग जारी है और अब यह जंग ऐतिहासिक धरोहरों तक पहुंच गई है। इजरायली वायुसेना ने भारी बमबारी की है। यह हमला एक ऐतिहासिक क्रूसेडर किले के पास हुआ है। यह किला नबाती है शहर के नजदीक पहाड़ी पर स्थित है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इस हमले की जानकारी दी है। इस ऐतिहासिक धरोहर का नाम ब्यूफोर्ट किला है। यह किला इजराइल सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। यहां से दक्षिणी लेबनान का बड़ा हिस्सा साफ दिखता है। इस रणनीतिक किले पर इजराइल का 18 साल तक कब्जा था। इजरायली सेना मई 2000 में यहां से पीछे हटी थी। इसके साथ ही इजरायली सेना ने कई गांवों को खाली करने की चेतावनी भी दी है। दक्षिणी लेबनान के 1 दर्जन से अधिक गांवों में यह डर फैला है। यह चेतावनी एक अहम बैठक के ठीक एक दिन बाद आई है। लेबनान और इजरायल के सैन्य अधिकारियों ने पेंटागन में सीधी बातचीत की थी। दशकों बाद दोनों देशों के बीच ऐसी पहली सीधी बातचीत हुई थी। लेबनान ने इजरायली हवाई हमलों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इजरायल पर शहरों को पूरी तरह से तबाह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इजरायल बड़े पैमाने पर लोगों को भगा रहा है। इजरायल लेबनान के इतिहास और यादों को मिटाना चाहता है। लेबनान सरकार युद्ध विराम कराने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार इजरायली सेना की वापसी चाहती है। बड़ी बात यह है कि युद्ध विराम के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी जारी है। मतलब एक तरफ तो युद्ध विराम है और उसके बावजूद गोलीबारी भी जारी है। अमेरिका ने 17 अप्रैल को दोनों देशों के बीच ये युद्ध विराम कराया था, जो कि वास्तविक में युद्ध विराम नहीं है। इसके बावजूद जमीन पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इजरायली सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इजरायल ने रणनीतिक रूप से अहम लितानी नदी को भी पार कर लिया है। साल 2000 के बाद ये लेबनान में इजरायल की सबसे गहरी घुसपैठ बताई जा रही है। ऐसे में अब यहां पर यह भी हम कह सकते हैं कि जो इजरायल है वो लगातार लेबनान पर दबाव बनाए हुए है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल द्वारा जारी सैन्य अभियान की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई के तहत इजरायली सेना लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है। מכאן מנהלים את הקרב נגד חיזבאללה בצפון, ואני חייב להגיד לכם שיש כאן תוצאות מאוד מרשימות. כוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים. אנחנו פועלים גם בביירות, פועלים גם בבקעה, בכל רוחב החזית, ומכים את החיזבאללה שוק על ירך. כשאני אומר את זה, זה לא אמירת סתם. המח"טים מספרים לי, גם החיילים, שבכל מגע איתם, בכל התקלות, אנחנו גם מחסלים את החיזבאללה וגם מניסים אותם, הם במנוסה. इसी के साथ यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए नेशन टू नेशन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पैसा बाजार सीपीएल में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो। और अब बात अमेरिका की एक ऐसी शर्त की जिसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है। अमेरिका की एक नई शर्त ने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच शांति दूत बनकर दुनिया में घूम रहे पाकिस्तान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम एकॉर्ड नाम का जो जिन बोतल से निकाला है,
उसने मुस्लिम जगत की जियोपॉलिटिक्स हिलाकर रख दी है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पश्चिम एशिया के कई मुस्लिम देश हैरान परेशान हैं कि क्या करें और क्या ना करें। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सऊदी अरब और कतर जैसे देश भी टेंशन में है। टेंशन की बात भी है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप इन देशों से अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने का अनिवार्य अनुरोध कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसी पोस्ट लिखी जिसने कूटनीति के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने साफ साफ लिखा कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों को इस समझौते पर दस्तखत करना चाहिए। इस पर साइन करने का मतलब है कि इन देशों ने इजराइल को मान्यता दे दी है। हालांकि पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने से मना कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह आसान नहीं है क्योंकि कहने को तो अब्राहम अकॉर्ड एक शांति समझौता है, मगर जरूरी नहीं कि जो चीज जैसी दिखे असल में भी वैसी ही हो। इस बात को पाकिस्तान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। ट्रंप की बात ना मानी तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अब्राहम अकॉर्ड के बारे में आपको आसान और सीधे सरल अंदाज में समझाएं तो अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच दुश्मनी खत्म कर दोस्ती की नई इबारत लिखने का एक अमेरिकी प्रोजेक्ट है। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव ने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड समझौते को लेकर जो है वो पाकिस्तान के लिए अब पसोपेश की स्थिति बन गई है। Yes, Donald Trump is pushing for the Abraham Accords between additional nations other than the four already. To my mind, Trump is shifting the goalposts because he's not being able to score a clear victory in the initial goal, that is getting out the enriched uranium from Iran. He is now expanding his goal to show even a more grander vision to compensate for the fact that his immediate goal is not being met. You're still in the conflict. Then some more countries could sign up for the accords. But the key issue is that even Saudis, they've said that unless a path to a two-state solution is identified, they will not sign up for Abraham Accords. And here, Pakistan, by the way, it does not even recognize Israel. And Trump wants even Iran to be in the Abraham Accords. So I think Trump is building a castle. रूस का एक ड्रोन जो रास्ता भटककर नाटो सदस्य देश रोमानिया में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में गिर गया, जिससे 2 लोग घायल हो गए। रोमानियाई अधिकारियों ने ये जानकारी दी और कहा कि यह घटनाक्रम नाटो की सीमाओं तक युद्ध फैलने की चिंताओं को बढ़ा सकता है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ड्रोन को रोमानियाई हवाई क्षेत्र में रडार से ट्रैक किया गया और ये गलाती शहर में एक बिल्डिंग की छत पर गिरा। इसके बाद आग लग गई। रोमानियाई सशस्त्र बलों के स्टैंड इन कमांडर जनरल ने कहा कि गलाती में हुई घटना रूस का सीधा हमला नहीं था, लेकिन समझना चाहिए कि रूस क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए यहां पर खतरा है। गलाती डेन्यूब नदी के किनारे यूक्रेन और मोल्डोवा की सीमा के पास स्थित है। पिछले कुछ महीनों में यूरोप में ड्रोन से जुड़े कई हादसे हुए हैं। नाटो के महासचिव ने कहा कि उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति से बात की और संगठन की पूर्ण एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नाटो हर इंच क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार है और ड्रोन जैसा किसी भी धमकी से निपटने के लिए तत्पर रहे। और आपको बता दें कि इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर रूसी हमले की संभावना बताने वाली खुफिया जानकारी अभी भी सही है और उन्होंने यूक्रेन के लोगों से हवाई हमले के अलर्ट और दूसरी सुरक्षा चेतावनियों पर ध्यान देने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि यूक्रेनी सेना ने रूसी सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया है, जिनमें Tu-142 सैन्य विमान, एक इस्कंदर मिसाइल लॉन्चर और रूस के रोस्तोव और क्रास्नोडार इलाके में तेल से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हमलों से मॉस्को की युद्ध लड़ने की क्षमता कम होती है। उन्होंने ये भी कहा कि कीव अमेरिका के साथ अपने संपर्क और मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है और उसे आगे और दौरों और बातचीत की उम्मीद है, जबकि यूरोप में नई बातचीत की तैयारियां चल रही हैं। तो ऐसे में ये समझना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो रूस और एक तरीके से
जो ये युद्ध है वो युद्ध आखिर कैसे समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध बीते लंबे समय से लगातार जारी है। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं, और अगली खबर युद्ध क्षेत्र से हटकर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 जून को 80 साल के हो जाएंगे। इस मौके पर व्हाइट हाउस में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी के मुकाबले कराए जाएंगे। यूएफसी दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स संस्था है। इसमें अलग अलग फाइटिंग खेलों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करते हैं। यूएफसी चीफ डाना व्हाइट ने बताया कि व्हाइट हाउस में फाइट कराने का विचार खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। उनके मुताबिक इसके लिए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में खास फाइटिंग एरिया बनाया जा रहा है, जहां 4000 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। और इसके अलावा व्हाइट हाउस के पास एलिप्स फील्ड में फाइट्स दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। यहां 75,000 से लेकर 1 लाख लोग तक मुफ्त में ये मुकाबला देख सकेंगे। व्हाइट ने बताया कि ट्रंप चाहते थे कि ये मुकाबला अमेरिका के 250वें स्थापना वर्ष के जश्न का हिस्सा बने। अल जजीरा के मुताबिक मुख्य मुकाबले में अमेरिकी फाइटर जस्टिन गेटरी और जॉर्जिया के स्टार फाइटर इलिया टोपुरिया आमने सामने होंगे। और अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं इबोला वायरस की। इबोला वायरस ने दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने शनिवार को पूर्वी कांगो के बुनिया शहर का दौरा किया, जो इबोला वायरस के एक दुर्लभ प्रकार के प्रकोप का केंद्र बनकर उभरा है। यहां बेहतर संगठित स्वास्थ्य सुविधाएं और नई सहायता सामग्री के पहुंचने के बावजूद वायरस तेजी से फैल रहा है। WHO के महानिदेशक ने पत्रकारों से कहा कि इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि बीमारी के केंद्र में ही उससे लड़ने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए और हर संभव सहायता जारी रखी जाए। स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 906 संदिग्ध मामले और 223 संदिग्ध मौतें अब तक दर्ज की गई हैं। पड़ोसी देश युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसके यहाँ के संक्रमण के 9 मामलों और 1 मौत की पुष्टि भी की है। बंडीबुग्यो वायरस, जो इबोला वायरस का एक नया प्रकार है, उसका नया स्ट्रेन है, इससे संक्रमण का कोई फिलहाल स्वीकृत उपचार या कोई टीका उपलब्ध नहीं है। टेड्रोस ने कांगो के प्रधानमंत्री जोडेड सुमिनवा तुलुका से मुलाकात के बाद कहा, ये एक कठिन परिस्थिति है और हम इसे समझते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने पहले भी कई बार इबोला वायरस का सामना किया है। हमें विश्वास है कि वो एक बार फिर से इस प्रकोप को नियंत्रण में ला सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो इबोला वायरस है उससे बचाव कैसे करें। दरअसल संक्रमित व्यक्तियों से दूरी, जैसे हम कोविड में इस्तेमाल करते थे, ऐसे संक्रमित व्यक्तियों से दूरी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हैंड हाइजीन, मतलब हाथों को आपको स्वच्छ रखना है, बार बार हाथ धोना है। कच्चे मांस से परहेज करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है और साथ ही यात्रा के दौरान सतर्कता भी बरतने की लगातार सलाह दी जा रही है। अब आपको इबोला के लक्षण भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए, इबोला जो वायरस है ये पूरी दुनिया में बड़ी चिंता का कारण ठीक इसलिए बना है क्योंकि फिलहाल इसको लेकर के कोई वैक्सीन इसका तैयार नहीं है, मतलब इसका उपचार फिलहाल हमारे पास में पूरी दुनिया में नहीं है। इसीलिए बचाव ही ये सबसे बड़ा उपाय है। इबोला के लक्षण की बात करें तो अचानक से तेज बुखार आना, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अत्यधिक कमजोरी और थकान, ये तमाम सारे इबोला के लक्षण हैं। गले में खराश या दर्द, उल्टी और दस्त, पेट में तेज दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव, लीवर और किडनी का फेल हो जाना, ये तमाम सारे ऐसे इबोला के लक्षण हैं। और आपको बता दें कि बहुत हद तक ये तमाम सारे जो इसके लक्षण हैं वो कोरोना वायरस से मिलते हुए लक्षण हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कोरोना का सामना किया था, ठीक उसी तरीके से हम इस सभी को एकजुटता के साथ इबोला का भी सामना करना होगा। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।